उम्मीद है आप सब अपने घरों में होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं शुभम पालीवाल, आपका अपना एसपी सर, फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं बेटा डाउटनेट में। तो भैया भौतिक विज्ञान में सरल रेखा में गति चल रहा था। आज लेक्चर नंबर 4। इस चैप्टर में तक हम क्या पढ़ चुके हैं? सबसे पहले हमने विराम और गति जाना, फिर हमने चर्चा शुरू कर दी दूरी और विस्थापन पे, फिर हमने बहुत डिटेल में चाल और वेग समझा, पिछली क्लास में त्वरण समझा था। तो आज फिर अभी हम त्वरण पे बात करेंगे, त्वरण पर उदाहरण देखेंगे और यह समझेंगे कि एक समान और असमान त्वरण क्या होता है। और उसके बाद में हम फिर गति के समीकरण पढ़ेंगे जो एक समान त्वरण पर आधारित होते हैं। और उसके बाद आने वाली क्लासेस में आलेखीय विश्लेषण, गुरुत्व के अधीन गति और फिर अपेक्षित गति पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, चलो तो क्लास शुरू करते हैं। बढ़िया सा इंटरेस्टिंग सा चैप्टर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असमान और एक समान त्वरण पर उदाहरण, है ना, या त्वरण पर उदाहरण जो कल हम पढ़ रहे थे उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर गति के समीकरण देखेंगे और समीकरण पर उदाहरण देखेंगे। क्लियर है बेटा? चलो तो कल की क्लास तक हमने क्या पढ़ लिया था सर? कल की क्लास तक आपने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट सी बात बताई थी जो मैं काफी बार लिख चुका हूं कि ए से वी से ए, x से v और v से a जाने के लिए हमें करना पड़ेगा dx बटा dt या अवकलन, dv बटा dt से मिलेगा त्वरण। और अगर a से v आना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a dt का समाकलन। फिर v से x आना है तो फिर से इंटीग्रेशन करना पड़ेगा v dt का समाकलन। और जो a होगा वो v dv बटा dx भी होता है। ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। अब इन्हीं पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ क्लास को शुरुआत करते हैं। 3-4 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, 1-2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बचे थे हमारे, वो भी करेंगे और फिर आगे हम त्वरण पर और चर्चा करेंगे जो कि एक समान और असमान त्वरण पर आधारित होगी। चलो भैया, तो पहला सवाल आपके सामने, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील कण का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। हमें प्रारंभिक वेग दिया हुआ है t=0 और x=0 पर है तथा त्वरण हमको दिया है, त्वरण दिया हुआ है a बराबर kx। त्वरण कितना दिया हुआ है? a बराबर kx दिया हुआ है। अच्छा सर, फिर बोला है कि यहाँ पर निम्न में से कौन सी समीकरण इसके वेग तथा स्थिति के मध्य सही है? 4 समीकरण हमें दिए। पहला सवाल बहुत बढ़िया सवाल, हमें त्वरण दिया गया है ax। त्वरण कितना दिया हुआ है? ax। अब देखो बेटा, t होता, देख इतना पक्का है, t होता तो जो वो अपन ने डिंग डोंग वाला सीखा ना, इधर से झुक दो इधर को दो, तो ये करते हैं। और जब भी x का समीकरण दो आपको, या v और x में संबंध हो, a और x में संबंध हो, तो हमेशा a बराबर v dv बटा dt ही इस्तेमाल होगा। क्या इस्तेमाल होगा? a बराबर v dv बटा dt ही इस्तेमाल होगा। तो इसको उठाकर रखो एक बार। तो a की जगह रख दिया सर v dv बटा dx इस्तेमाल होगा, है ना, मैं शायद dt बोल दिया अभी, v dv बटा dx इस्तेमाल होगा और ये बराबर होगा kx के। तो dx को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो v dv बराबर kx v dv बराबर kx dx, ये हमारा आंसर आने वाला है ना। क्या आने वाला है? v dv बराबर kx dx। ये dx को उधर ले गए, क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये जो समीकरण है ये x में है, तो ताकि हम dx आते ही इस तरफ और इस तरफ अवकलन कर पाए, है ना, सॉरी समाकलन कर पाए। मैंने यहाँ पर ये k को जो है उसको समाकलन के अंदर क्यों नहीं रखा? क्योंकि k जो है एक वो नियत मान है ना, k के बारे में कुछ नहीं किया, k नियत मान है। अब हमें बोला है कि सर प्रारंभिक स्थिति मतलब प्रारंभिक वेग हमें दिया है u, मतलब जब हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे, ध्यान से देखो लिमिट कैसे रखते हैं, यहाँ पर जब रखेंगे 0 तो यहाँ पे रखेंगे u। क्यों? क्योंकि जब x 0 होगा तब वेग जो होगा वो u होगा। फिर बोला है किसी स्थिति x पर हमें क्या निकालना है? किसी स्थिति x पर हमें निकालना है वेग, तो ये वेग v मान लिया। बोला किसी स्थिति वेग पर वेग v मानो। अब करो इसका इंटीग्रेशन, करो इसका समाकलन, देखो क्या आंसर आता है। यहां पर सर समाकलन करेंगे तो जब v² बटा 2, अपर लिमिट रखना है v और लोअर लिमिट रखना है u, बराबर होगा k, x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² बटा 2 और 0 से x तक। क्लियर है बेटा? तो एक बार v की जगह v रखो और v की जगह u रखो तो क्या हो जाएगा? फिर हो जाएगा v² माइनस का u² बटे में 2, v² माइनस u² बटे में 2 और बराबर होगा k
x की जगह आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 0 बटा 2। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर के एक्स स्क्वायर बटे में 2 कट जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनली आंसर आया बेटा, हमें लिखना है v स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर होगा के एक्स स्क्वायर के। किसके बराबर होगा? के एक्स स्क्वायर के। तो सर ऐसा तो कुछ है ही नहीं, ये देख ये रहा। इसको अगर मैं v को उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के एक्स, है ना। तो अगर मैं u को उधर की तरफ ले गया, u को उधर ले जाऊं तो जाएगा v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर। क्लियर है कहानी? तो ये ऐसे हम इनको सॉल्व कर सकते हैं अगर हमें x वाला समीकरण दिया हुआ हो। बढ़िया सा सवाल, कुछ नहीं किया हमने, सीधे सीधे हमें a दिया हुआ तो v dv बटा dx रखा, dx को उधर लेकर और इंटीग्रेशन कर दिया पूरे को। ऐसा ही एक और जबरदस्त सवाल करते हैं। हमें बोला है कि यहाँ पर x अक्ष में गतिशील एक कण का वेग दिया है। देखो ध्यान से, v बराबर अल्फा रूट x दिया हुआ है। जब भी हमें x का समीकरण दे तो एक ही चीज ध्यान में आनी चाहिए, दैट इज a बराबर v dv बटा dx। जहां अल्फा एक धनात्मक नियतांक है, मान लीजिए t बराबर 0 पर कण की स्थिति x बराबर 0 है, तो कण के वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता क्या होगी, मतलब समय के साथ कैसे वो परिवर्तित हो रहे हैं। तो चलो बेटा जानते हैं, करते हैं और समझते हैं। यहां पर अगर हमने लिखा v बराबर अल्फा रूट एक्स, तो देखो यार इसको थोड़ा सा मैं ऐसा लिख देता हूं ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए। x की घात 1 बटा 2, ये हमारा v आ गया है। क्यों सर, इसमें क्या समझने में आसानी हो जाएगी? अभी जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, हम समाकलन करेंगे तो अवकलन करेंगे, तो अवकलन करते वक्त, डिफरेंशिएशन करते वक्त हमें यहाँ पर x घात रूट में है ना, तो उसको x घात 1 बटा 2 रख दिया, तो ज्यादा आसानी से हमें करते बनेगा। क्यों करना है? देखो भैया, क्योंकि अब हमें सबसे पहले वेग और त्वरण की समय पर निर्भरता पता करनी है। ये अभी वेग की x पर निर्भरता है, तो समय पर निर्भरता एक ही जगह से आएगी और एक ही है। अगर ऐसा कुछ भी आए x का, तो एक ही हमारे पास समीकरण है, एक ही सूत्र है, a बराबर v dv बटा dx। अब यहाँ पे v का मान उठा के रखो, तो देखो v का मान तो तुम्हें पता है। क्या तुम्हें dv बटा dx का मान पता है? तुम्हें v का मान पता है, क्या तुम्हें dv बटा dx का मान पता है? नहीं सर, dv बटा dx का मान नहीं पता। तो निकाल ले बालक, dv बटा dx का मान क्या आएगा। तो अगर मैं इससे dv बटा dx का मान निकालूंगा तो क्या आ जाएगा? dv बटा dx का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा अल्फा x की घात 1 बटा 2 बटा dx। क्या हो जाएगा? अल्फा x की घात 1 बटा 2 बटा dx। तो इसमें से अल्फा को बाहर फेंक दो, वही हो जाएगा x की घात 1 बटा 2 dx। ओहो, तो करना पड़ेगा इसका अवकलन, तो यहाँ पर हो जाएगा अल्फा बाहर आ जाएगा। x की घात 1 बटा 2 है बेटा, क्या है? x की घात 1 बटा 2, तो x की घात 1 बटा 2 तो 1 बटा 2 को आगे गुणा कर लो और जो x की घात 1 बटा 2 माइनस 1, अवकलन इसी प्रकार से करते हैं भैया। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ पर अब हम लिखेंगे dv बटा dx आ चुका है सर जी, dv बटा dx आ चुका है। अल्फा तो है ही है, 1 बटा तो है ही, 1 बटा 2 तो है ही है। ये लिखा हुआ है x की घात माइनस 1 बटा 2। क्या लिखा हुआ है? x की घात माइनस 1 बटा 2, 1 बटा 2 माइनस 1 करेगा तो माइनस 1 बटा 2 आएगा। या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं अल्फा बटा 2 रूट एक्स। ओहो, ये चमत्कार अचानक से कैसे हो गया? x घात 1 बटा 2 है बेटा, 1 बटा 2 मतलब रूट होता है, तो और माइनस में है तो नीचे आ गया। घात में जब भी माइनस होता है तो वो नीचे आ जाता है। तो हमें dv बटा dx का मान पता चल गया, हमें v का मान पता था, तो अब हम त्वरण निकाल लेंगे। तो त्वरण क्या आएगा बेटा? त्वरण क्या आएगा जल्दी से बताओ। तो त्वरण को हम लिखेंगे v का मान रखो, v dv बटा dx रखना है, तो v का मान रखो। v का मान है सर अल्फा रूट x लिख लो या x के साथ 1 बटा 2 लिख लो, बात बराबर ही है, इनटू v dv बटा dx, तो हो जाएगा अल्फा बटा 2 रूट x। ओहो, रूट x ने रूट x को काट दिया, तो यहां से a का मान आ गया, a का मान आ गया अल्फा स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? क्या इसमें हमें समय मिला? नहीं सर, समय तो हमको था ही नहीं t तो। अच्छा, क्या यहाँ पे हमें x या और कोई पद मिला? नहीं सर,
तो अल्फा क्या है, एक नियतांक है, 2 क्या है, एक नियतांक है। तो यहाँ पे जो त्वरण होगा वो अल्फा स्क्वायर बटा 2 है, अल्फा स्क्वायर बटा 2 है, मतलब कि ये एक नियत मान है, यह समय पर निर्भर ही नहीं कर रहा है। तो हमसे पूछा है वेग तथा त्वरण की समय पर निर्भरता, तो समय त्वरण जो है वो वेग समय पर निर्भर कर ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ समय आया ही नहीं। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हमें बोला हुआ है ए बराबर है सर अल्फा स्क्वायर बटा 2, तो ए की जगह क्या लिख सकते हैं, डीवी बटा dt लिख सकता हूं मैं। या अगर ऐसा दिमाग नहीं चलता तो ये सोचो तुम्हें त्वरण दिया है, वेग ज्ञात करना है, तो उसके लिए देखो एक बार अभी लिख देता हूं, यह जगह डीवी बराबर अल्फा स्क्वायर बटा 2 इंटू dt का समाकलन। और अगर ऐसा दिमाग नहीं चलता तो हमें पता है या हम क्या कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ v समाकलन। और अगर ऐसा दिमाग नहीं चलता तो हमें पता है या हम क्या कर सकते थे, इंटीग्रेशन ऑफ a dt जो होता है, इंटीग्रेशन ऑफ a dt जो होता है वो dv होता है। ये दोनों बात बराबर ही है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके समाकलन कर लो या सीधे सीधे समाकलन सोच लो, एक ही चीज होती है। तो अल्फा का मान, त्वरण का मान क्या है, अल्फा स्क्वायर बटा 2 dt बराबर dv। अब ऐसा मत कोई सोच लेना तो यहाँ तो अल्फा स्क्वायर बटा 2 इंटीग्रेशन के बाहर था, यहाँ अंदर है। अल्फा स्क्वायर बटा 2 एक नियत मान है, तो उसको मैं यहाँ पर भी बाहर ही लेने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब इसको अगले पेज पर ले जाते हैं, हम इसे क्या लिखेंगे, देखो बेटा हम लिखेंगे सर अल्फा स्क्वायर बटा 2 बाहर आ चुका है, इंटीग्रेशन ऑफ dt बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dv बचेगा। तो सर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और dv का इंटीग्रेशन v हो जाएगा, कहानी खत्म। तो जो वेग है वो समानुपाती आया है त्वरण के, और जो वेग जो है वो समानुपाती आया है समय के, और जो त्वरण है वो नियत आया है, नियत मान आया है ना। या ऐसा कर सकते हो, डिफरेंशिएशन करके देखो, कर मत लेना सच में कि सर वेग आ गया, आप त्वरण ज्ञात करने के लिए इसका डिफरेंशिएशन कर लेता हूं। त्वरण का इंटीग्रेशन करके वेग लाए हैं हम। तो यहाँ पे त्वरण जो है वो नियत मान आया, तो त्वरण अगर नियत है तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर कंक्लूडिंग लाइन लिख सकते हैं कि वेग जो है वो समानुपाती है समय के और त्वरण समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। और लिख सकते हैं त्वरण समय पर निर्भर नहीं करता। क्लियर है बात। तो ऐसे आसानी से हम छोटी छोटी चीजें समझ सकते हैं, आसान सा सवाल है ना। ऐसे आपको और भी सवाल दे सकते हैं हमें ना, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बस टाइम पास होगा अब कि एक्स का कोई समीकरण दे दिया, बस यही करना है। v और x में देख सीधी बात, नो बकवास। क्लियर है, v और x में समीकरण हो तो ये स्टेप करना है, a बराबर v dv बटा dx करना है। तो यहाँ पर पहले dv बटा dx कर लो, v का मान होता है तो a त्वरण आ जाएगा। त्वरण आ गया तो त्वरण से हम समय के बीच में जा सकते हैं। त्वरण आ गया तो उससे वेग निकालो समय का। हमसे स्थिति भी पूछ सकता था, अगर स्थिति पूछता तो एक और बार इंटीग्रेशन कर देते, पूछा नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होता है। यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ अल्फा बटा 2 t dt इंटीग्रेशन ऑफ dx के, तो ये अल्फा स्क्वायर बटा 2 तो कॉमन है और t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t स्क्वायर बटा 2, ये x आ गया। ये अल्फा स्क्वायर t स्क्वायर बटा 4 जो होगा वो x, ये लो x और t में निर्भरता निकाल ली मैंने। x जो है वो समानुपाती आ रहा है t स्क्वायर के। सर आप समानुपाती कैसे लिख देते हो? अरे मूर्ख बालक, सब कांस्टेंट है ना, अल्फा और 4 कांस्टेंट है ना, तो बाकी समानुपाती में चलो, कांस्टेंट है, नियत मान है। तो ऐसे हमको जब भी सवाल आए तो कर सकते हैं। चलो बेटा इस पे एक और आखिरी सवाल लेते हैं, है ना, बढ़िया सा सवाल, नीट 2016 का सवाल कह रहा है हमें, 2 कारें P तथा Q एक ही समय पर किसी बिंदु से सरल रेखा में चलना प्रारंभ करती है और उनकी स्थितियां क्रमशः, ये x P दिया हुआ है, ये x Q दिया हुआ है, मतलब x की स्थिति दी हुई है, मतलब P की स्थिति दी हुई है और Q की स्थिति दी हुई है। फिर हमें बोला है यहाँ पर कि किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा, किस समय पर इन दोनों कारों का वेग समान होगा। तो कौन सी बड़ी बात है यार, वेग निकाल लो, समान कर दो, कुछ भी पूछते नीट वाले। तो ये x दिया हुआ है, xp दिया हुआ है, तो at स्क्वायर
AT प्लस BT स्क्वायर। तो वेग निकाल लो P का। वेग हो जाएगा सर P का, ये PP क्यों लिख रहा हूं ताकि हमें याद रहे, अच्छा हाँ ये P के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसका अवकलन कर दो, तो क्या आ जाएगा सर इसका अवकलन, यहां लिख देते हैं हम। तो सर ये VP जो होगा ये हो जाएगा, देखो सीधा अवकलन कर रहा हूं, AT का अवकलन हो गया 1 प्लस B नियत होता है T स्क्वायर का अवकलन हो जाएगा 2T, तो हो गया A प्लस 2BT, ये VP आ गया। ऐसे ही Q के लिए क्या दिया हुआ है सर, XQ जो दिया हुआ है हमें वो दिया हुआ है FT माइनस T स्क्वायर। अब फिर से वेग ज्ञात कर लो तो क्या होगा, VQ बराबर हो जाएगा DXQ। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हमें पता चल जाएगा Q के लिए है। तो यहां पर इसका अवकलन करो सीधे सीधे VQ, तो ये वेग निकल जाएगा Q का। तो F एक नियत मान है, T का अवकलन हो गया है 1, F एक नियत मान है, T का अवकलन हो गया 1 माइनस T स्क्वायर का अवकलन होगा 2T, T स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा 2T। अब इन दोनों को बराबर कर दो और आगे बढ़ जाओ, या तो फिर करो रंग जाओ, कैसा करा, ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, तो क्या मैं ही ऐसा हूं, मुझसे ही नहीं होता है। देख बालक, यहां पर हो गया 2BT बराबर F माइनस 2T, सॉरी। तो T का मान निकालना है, T का मान निकालना है तो कितना हो जाएगा, T का मान निकालना तो देखो कैसे निकालेंगे, ये T वाला इधर दिया होता है 2BT प्लस 2T बराबर F माइनस A। तो इसमें से T कॉमन ले लो, ये T कॉमन ले लो, तो यहां पर क्या बचेगा 2T कॉमन ले लो, एक काम करो B प्लस 1 बचेगा। अरे 2T कॉमन ले लिया क्योंकि 2 भी तो कॉमन दिख रहा है, ये 2T इसमें भी 2T इसमें भी है, ये बराबर हो जाएगा F माइनस A। तो यहां से T का मान क्या आ जाएगा, T का मान आ जाएगा सर F माइनस A बटे में 2B प्लस 1। लो आ गया आंसर। नहीं सर माइनस वाला, अरे दूसरा आंसर आएगा, सेकंड वाला F माइनस A आया है हमारा, अब आ गया आंसर। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया तरीके से हमने आंसर को निकाल लिया, क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और त्वरण पे और इंपॉर्टेंट चर्चा करना शुरू करते हैं यार, है ना। ये तो चलो, ये तो सवाल बनना लग गया, अब आपसे सारे सवाल बनेंगे, और भी त्वरण पे क्या चर्चा हो सकती है। देखो भैया, त्वरण पे और क्या चर्चा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जैसे हमने वेग के लिए, चाल के लिए एक समान असमान की बात करी थी, वैसे ही त्वरण के लिए भी 2 मिनट में एक समान और असमान की बात करना चाह रहा हूं। त्वरण मान के चलो, त्वरण क्या था भैया, त्वरण कैसी राशि था सर, त्वरण जो है, त्वरण आपने बताया था एक सदिश राशि है। तो अगर यह सदिश राशि है तो इसके पास 2 चीजें होंगी, क्या क्या होगा, एक परिमाण होगा और साथ ही साथ इसके पास परिमाण होगा और साथ ही साथ इसके पास दिशा होगी, ठीक है। तो अब ये कुछ वैसी ही कहानी है जैसे वेग को लेकर कहानी थी, कि अगर मैंने बोला कि एक समान त्वरण है, क्या बोला मैंने, एक समान त्वरण है, तो एक समान त्वरण क्या होगा, एक समान त्वरण, या मैं इसे नियत त्वरण भी बोल सकता हूं। तो नियत त्वरण या एक समान त्वरण क्या होगा, जब मैं ऐसा बोलूं कि एक वस्तु पे जो त्वरण लग रहा है, या एक वस्तु का जो त्वरण हो रहा है, या जो त्वरित गति कर रही है वस्तु, उसके त्वरण की ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, ठीक है बेटा, ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, तो उसको हम कह सकते हैं कि वह सर होगा एक समान त्वरण। तो ना तो दिशा बदले ना तो परिमाण बदले, तो कैसे होगा सर, जैसे देखो भैया, अगर मैंने बोला कि एक वस्तु या एक रामलाल अपनी BMW लेकर चल रहा था, तो यहाँ पर इसमें जो त्वरण है वो एक ही दिशा में लगता रहे, वो इधर जाए उधर जाए कहीं भी हो, उसका त्वरण एक ही दिशा में हो, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एक समान त्वरण। क्या बोलेंगे, एक समान त्वरण, है ना। तो एक समान त्वरण क्या बोलेंगे, ना त्वरण का परिमाण व दिशा
और दिशा नियत हो। ठीक है, इसका और बेहतरीन एग्जाम्पल होगा बेटा, इसके लिए हम लिख सकते हैं कि जो गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण कहने का मतलब क्या है? धरती माँ का प्यार, गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जो होगा वो एक समान त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। अरे भैया, नीचे की तरफ धरती माँ का प्यार हमेशा आपको नीचे की तरफ खींचेगा, तो इसे जी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से चिन्हित किया जाता है। मतलब 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मान हमेशा नियत होता है, वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। इसका मान कितना होता है भैया? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? यहां से लगभग अगर सवाल में बोल रहा तो 10 मानेंगे आने वाले समय में। तो वो एक नियत मान है, मतलब ये धरती माँ का प्यार हमेशा नीचे खींच रहा है, आपको प्यार बुला रहा है, नियत मान से बुला रहा है। चलो सर, बहुत बढ़िया। और क्या? अगर मान के चलो, मैंने बोला कि असमान त्वरण हो, कैसा त्वरण हो? असमान त्वरण हो। तो असमान त्वरण मतलब क्या होता है? देखो, असमान त्वरण मतलब क्या होता है? असमान त्वरण मतलब या तो दिशा परिवर्तित हो रही हो, या परिमाण बदल रहा हो। परिमाण परिवर्तित हो। ठीक है, तो इस त्वरण को हम क्या बोलेंगे? इस त्वरण को हम असमान त्वरण कहेंगे। क्या कहेंगे? इस त्वरण को असमान त्वरण कहेंगे ना। जैसे हो सकता है कि परिमाण समान रहे लेकिन दिशा बदल जाए, है ना। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको अभी बता रहा हूं, लेकिन इसको हम आगे जाके डिटेल में समझेंगे, दिल पे नहीं लेना है इस एग्जाम्पल को अभी हमको। बस ऐसा जो बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनो। क्या होता है बेटा, जब भी एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, अच्छा एग्जाम्पल लेना है हमको, है ना। ऐसे मूर्ख वाला एग्जाम्पल नहीं है, गाड़ी चल रही थी, इधर जाते जाते मैं ब्रेक लगा दिया, इधर धक्का लग गया। अब ये भी तो असमान त्वरण है। मान के चलो मैंने क्या किया, मैंने गाड़ी को त्वरित करा, एक्सीलरेट करा, ब्रेक लगा दिया, तो असमान त्वरण हो गया। पहले वेग बढ़ रहा था, फिर घटने लग जाएगा। या मतलब पहले त्वरण आगे की दिशा में था और फिर पीछे की दिशा में हो जाएगा, ब्रेक लगा रहा है वो, है ना। तो ऐसा भी एग्जांपल ले सकते हैं। या जब भी एक वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, कैसी गति करती है भैया? वृत्तीय पथ पर गति, या वृत्तीय गति कहते हैं हम इसे। तो वृत्तीय गति में असमान त्वरण होता है। असमान त्वरण होता है। ठीक है, वृत्तीय गति में असमान त्वरण कैसे होता है? देखो, यहाँ पर तो इधर त्वरण होगा, यहाँ पे तो इधर त्वरण होता है ना। इसमें त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है। त्वरण सदैव केंद्र की तरफ होता है। ठीक है, त्वरण हमेशा केंद्र की तरफ होता है। तो यह एक समान त्वरण नहीं है। इसका मान हो सकता है नियत हो, लेकिन ये हमेशा केंद्र की तरफ। वस्तु इधर जाएगा तो भी हर एक बिंदु पर वेग के लंबवत त्वरण होता है, और इस त्वरण को हम अभिकेंद्रीय त्वरण भी कहते हैं, जो आगे चलकर पढ़ेंगे हम। अभिकेंद्रीय त्वरण, तो अभिकेंद्रीय त्वरण किस प्रकार का त्वरण है भैया? असमान त्वरण है। ठीक है, अभिकेंद्रीय त्वरण असमान प्रकार का त्वरण होगा। तो ये छोटी सी बात है जो हम आसानी से समझ सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या सर? अब मैं बात करूंगा एक समान त्वरण पर या नियत त्वरण पर, बहुत जोरदार तरीके से ना, चकाचक तरीके से। अब केवल आगे एक समान त्वरण पर ही बातें होगी। क्यों? क्योंकि हम जो गति के समीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक समान त्वरण पर ही आधारित होते हैं। तो अगर मान के चलो वस्तु का त्वरण एक समान है या वस्तु का त्वरण नियत मान है, तो इससे हम क्या क्या समझे? ए बराबर है नियत। तो देखो बेटा, मैं यहां से ऐसा समझ सकता हूं कि अगर त्वरण नियत है तो यहाँ पे लिख सकता हूं मैं dv बटा dt
बराबर होना चाहिए, है ना। अच्छा सर ये कैसे कर रहे हो आप, लो भैया आसानी से, है ना, हमारी भावना ऐसी, हम ऐसे ही लिख देते उसको, डिफरेंशिएशन को फिर इंटीग्रेशन बना लेते, लेकिन तुम चाहो तो सीधे सीधे इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो भैया, त्वरण अगर नियत है तो त्वरण को मैं बाहर रख सकता हूं, ये हो जाएगा dt का इंटीग्रेशन बराबर हो गया dv का इंटीग्रेशन। dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, त्वरण नियत था बाहर रख दिया तो a t बराबर v, या मैं लिख सकता हूं v समानुपाती होगा t के। अगर a नियत है तो v जो होगा वो समानुपाती होगा t के। और इसी प्रकार से जो अगली इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, गौर फरमाइएगा इस पर, है ना। मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होता है। v का मान चाहूं तो मैं a इंटू टी रख सकता हूं, तो a को बाहर रख दो, टी डी टी का इंटीग्रेशन बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx। तो ये टी डी टी का इंटीग्रेशन जो होगा वो टी स्क्वायर बटा दो, एक बाहर क्यों रख रहा हूं, क्योंकि ए नियत है, त्वरण नियत है। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टी स्क्वायर बटा दो बराबर हो गया है एक्स के, या मैं लिख सकता हूं एक्स समानुपाती होगा टी स्क्वायर के। मतलब कि अगर मुझे एक समीकरण दिया जाए और मुझसे बोले कि बता भाई ये नियत त्वरण है या नहीं, तो मैं ऐसे पहचान सकता हूं ए त्वरण नियत होगा तो नियत साफ दिखाई देगा, समय पे निर्भरता नहीं होनी चाहिए, वेग समानुपाती होगा तो भी मैं बोलूंगा, क्या बोलूंगा कि यहाँ पे त्वरण नियत है, और अगर एक्स समानुपाती होगा टी स्क्वायर के तो भी मैं बोलूंगा कि त्वरण नियत है। या मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ये तीन बहुत, चार, चौथी कंडीशन बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन नियत त्वरण के लिए। मुझे पता है सर त्वरण को लिख सकता हूं मैं वी डी वी बटा डी एक्स, ये नियत था तो इसे बाहर रख दिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx बराबर होगा v dv का इंटीग्रेशन। अरे नियत है ना त्वरण तो बाहर रख दिया, तो x का इंटीग्रेशन, ये इसका इंटीग्रेशन होगा dx का x हो जाएगा, और ये v का इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बटा दो। जाने अनजाने में मैं गति का समीकरण डिराइव कर चुका हूं, एक बार फिर से कर देंगे आप लोगों के लिए, लेकिन मैं गति का समीकरण डिराइव कर चुका हूं यहाँ। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सर 2ax बराबर v स्क्वायर हो गया, या मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर जो होगा, देख 2 इंटू ए तो नियत मान है, तो v स्क्वायर जो होगा वो समानुपाती होगा x के, या v समानुपाती होगा रूट x के। यह सभी एक ही बात की ओर इशारा करती है कि यह त्वरण नियत है। अरे देखना भैया, अभी एक सवाल किया था x बराबर अल्फा रूट v बराबर अल्फा रूट x वाला, उसमें त्वरण नियत आया था ना, समय पे निर्भर नहीं कर रहा था, और जो वेग था वो समानुपाती आया था t के, और x जो होता समानुपाती होगा टी स्क्वायर के। एक ही बात 3 बार बताऊंगा इस लेक्चर में, एक सवाल में बता चुका हूं, एक यहाँ पे बता रहा हूं, और आगे चलकर फिर गति के समीकरण में बताऊंगा वही बात। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा सवाल दे सकता है वो, हमें बोलेगा कि निम्न में से कौन सा समीकरण, निम्न में से कौन सा समीकरण एक समान त्वरण को चिन्हित करता है, त्वरण को बताता है, ऐसा लिख सकते हैं, चिन्हित तो नहीं लिखेंगे, त्वरण को बताता है। चलो, तो अब मैं आपको समीकरण देते जा रहा हूं, बताना कि ये हो सकता है एक समान त्वरण या नहीं हो सकता है। मैंने लिखा x बराबर 2t स्क्वायर, मैंने लिखा x बराबर t स्क्वायर प्लस t क्यूब, मैंने लिखा x बराबर t की घात 3/2 प्लस t, मैंने लिखा, ऐसे बहुत सारे बता देता हूं मैं आपको, प्रैक्टिस कर लेंगे हम। ये हो जाएगा टी क्यूब माइनस टी स्क्वायर प्लस टी, मैंने लिखा डी ई, वी बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t, मैंने लिखा वी बराबर रूट एक्स प्लस 1, फिर मैंने लिखा ई एफ जी एच आई जे ए के। चलो बहुत हो गए, इतना एग्जाम्पल कर लेते हैं हम, है ना। मैंने लिखा यहाँ पर a बराबर है 5t, फिर मैंने लिखा वेग बराबर है यहाँ पर t की घात 5/2, फिर मैंने लिखा x बराबर है t स्क्वायर प्लस t की घात 1/2, मैंने लिखा वेग बराबर है t, और यहाँ पर लिखा मैंने त्वरण बराबर है 5।
अब आपको बताना कौन कौन से एक समान त्वरण है, कौन कौन से असमान त्वरण है ना। ऐसे मैंने एग्जांपल बना लिया, मन समीकरण बना दिया, सब याद करके नहीं आता मैं घर से। तो ये यहाँ पर कैसे पता करेंगे सर? टी स्क्वायर होगा एक्स स्क्वायर, एक्स समानुपातिक होगा टी स्क्वायर के, तो एक समान त्वरण होगा। अच्छा, ये क्या चक्कर है सर? ये टी स्क्वायर और टी क्यूब भी है, तो ये एक समान त्वरण नहीं होगा। टी स्क्वायर होता और टी ही होता तो हो जाता, लेकिन टी क्यूब है तो एक समान त्वरण नहीं होगा। सर ये 3/2 तो कतई नहीं होगा। टी क्यूब आ गया फिर से, नहीं होगा। v है, v समानुपाती होना चाहिए t के, तो यहाँ टी स्क्वायर आ गया, नहीं होगा। ओह, v समानुपाती होना चाहिए रूट x के, तो क्या v समानुपाती है रूट x के? हाँ सर, v समानुपाती है रूट x के, बिल्कुल। अरे एक तो नियतांक होता है ना, तो ये एक समान त्वरण होगा। इसी प्रकार से ये t पर निर्भर कर रहा है, a त्वरण समय पर निर्भर नहीं करना चाहिए, तो एक समान त्वरण नहीं होगा। v नहीं होगा। हाँ सर, ये टी स्क्वायर आ गया, ये घात छोटी है, नहीं होगा। या तो ऐसा समीकरण हो टी बराबर एक्स स्क्वायर हो, है ना, सॉरी एक्स बराबर टी स्क्वायर हो, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 हो, या एक्स बराबर टी स्क्वायर माइनस टी हो, एक्स बराबर टी स्क्वायर प्लस 1 हो, ये सब एक समान त्वरण है। लेकिन इसके अलावा जैसे घात में और कुछ चार्ज वो एक समान त्वरण में नहीं है। v बराबर टी के, हाँ बिल्कुल एक समान त्वरण है। हाँ, एक अमान 5 नियत है, एक समान त्वरण है। तो ऐसे हम समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि एक समान त्वरण क्या होता है। चलो बेटा आगे बढ़ते और एक समान त्वरण पर ही चर्चा करेंगे हम, जिनको हम बोलते हैं गति के समीकरण। तो गति के समीकरण जैसे आपने कक्षा 9वीं में भी पढ़े होंगे, 11वीं में भी पढ़े होंगे, है ना। मैं ज्यादा डीप में डेरिवेशन में नहीं जाऊंगा, क्योंकि आपको बोर्ड ये 11th की बोर्ड के एग्जाम के लिए काम नहीं आएंगे, है ना। 11वीं पास होना भैया, कोरोना वालों ने पास करवाया था, याद है। अब गति के समीकरण क्या होते हैं? गति के समीकरण क्या होते हैं? तो गति के समीकरण किस किस के लगते सबसे इंपॉर्टेंट बात भैया, बच्चे गति के समीकरण याद कर लेते, कुछ भी कुछ भी उठा कर कुछ भी रख देते हैं, है ना। हमको दिया v बराबर u प्लस ए टी, v दिया हुआ है टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर रख दिया v की जगह। गति के समीकरण हमेशा ध्यान रखना है, केवल और केवल नियत त्वरण के लिए लगेंगे। नियत त्वरण या x समानुपाती हो जाए टी स्क्वायर के, या v समानुपाती हो जाए t के, या v समानुपाती हो जाए रूट x के, ये कंडीशंस होंगी तभी गति के समीकरण लग सकते हैं, वरना गति के समीकरण नहीं लगेंगे। अब गति के समीकरण होते क्या है उस पर चर्चा कर लेते हैं। मान के चलिए मैंने बोला कि यहाँ पर एक वस्तु का प्रारंभिक वेग, रामलाल अपनी BMW में, प्रारंभिक वेग u दिया है, त्वरण है ना, त्वरण कैसा है, नियत त्वरण लिख देता हूं भैया फिर से ब्रैकेट में, है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। नियत त्वरण a है, ठीक है। और मैंने बोला t समय बाद विस्थापन एस भी बोलते हैं, एक्स भी बोल देते कुछ लोग, एस बोलू एक्स बोलू बात बराबरी, मैं एक्स में करवा रहा हूं, कुछ लोग इसे एस भी बोल देते, चलता है भैया। तो एस है ना यार, विस्थापन यहां पहुंचा, विस्थापन एक्स हो जाए और अंतिम वेग v हो जाए, तो गति के जो समीकरण है वो लागू होंगे। 4 समीकरण होते हैं गति के, देखो कैसे कैसे क्या क्या है ना, और कैसे कैसे डिराइव कर रहा हूं मैंने। यहां पर मैंने बोला कि ये u था। अच्छा, अब एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है ना, कि ये यहाँ पर BMW तो चल रही है भैया, और यहाँ पर दूरी भी हो गई है, समय t हो गया, है ना। तो अब ध्यान रखना ये कैसे हम एनालिसिस करते हैं, हम ऐसा देखते हैं। ये पहली बात तो s विस्थापन है, दूरी नहीं है। फिर से गला फाड़ के बोल रहा हूं, s विस्थापन है, या x बोला है हमने, या x या s भी बोल सकते हो, है ना। तो यह जो है वह विस्थापन है, दूरी नहीं है। उस समीकरण में जब भी मान रखोगे तो विस्थापन देगा, दूरी नहीं देगा। हो सकता है वो घूम कर वापस आ जाए, तुमने समीकरण से सॉल्व करा, तुम्हारा दूरी मतलब तुम्हारा s का वैल्यू 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि इसका विस्थापन 0 हुआ है, ठीक है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या है ना,
अब ये u और v का क्या चक्कर है? देखो बेटा, हम जो भी समीकरण हल करेंगे या आगे जो भी बात कर रहे हैं उसमें हमारे पास दो इंपॉर्टेंट चीज है, एक u मतलब प्रारंभिक स्थिति और v मतलब अंतिम स्थिति। अब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति में क्या चक्कर है? देखो, मान के चलो यहां से गाड़ी आई, जब मैं उसे देखना शुरू करूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा t बराबर 0। जब भी मैं उसे देखना शुरू करूंगा तो क्या हो जाएगा? t बराबर 0। तो जब मैंने उसे देखा पहली दफा, है ना, जब हमने देखा उसे पहली दफा तो वहां पर बेकरारी नहीं आई, वहां पर जो वेग आया उसे हमने u बोला। और जब तक हमने उसे देखा तो जिस समय तक हमने देखा तो वहां पर जब मैंने उसे देखना छोड़ दिया तो उसका जो वेग आया उसे मैंने v बोल दिया। अब वो कहां से आई थी, कहां को जाएगी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है ना। मुझे केवल इसका इतना मतलब होता है कि जब मैंने देखा तो उसका वेग कितना था और जब तक मैं देख रहा हूं तो वेग कितना है। ठीक है। और एक और बात, इंपॉर्टेंट सी बात है ना, कि प्रारंभिक स्थिति ये आगे भी काम आएगा फिजिक्स में। प्रारंभिक स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं हो सकती किसी भी वस्तु की। जैसे तुमने ऐसा देख लिया, तो वो देख लिया तो उस समय जो प्रारंभिक स्थिति, आगे वो कुछ भी करे, नाचे गाए, रुके दौड़े भागे, लेकिन जो प्रारंभिक स्थिति थी जब तुमने देखा, है ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, एक बार देख लिया तो हाँ देख लिया, अब वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। जैसे मान के चलो तुम किसी से मिले पहली दफा, तो पहली दफा ही तुम्हें मजा आ गया, भले बाद में वो कैसा भी रहे या कैसे भी हो जाए ना, लेकिन तुमको वही पल याद आएगा जिंदगी में बार बार, यार वो जो पहली दफा देखा था ना, उसमें आनंद था, उसमें मोक्ष प्राप्ति हुई थी, है ना। किसे देखा था? हमारे फिजिक्स को, हमारे इन समीकरणों को जब पहली दफा आपने देखा, इधर उधर नहीं भागने का, है ना। तो वो जब पहली दफा देखा आपने तो जो इंप्रेशन था वही हमेशा रहेगा। आगे वेग बदल सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अरे यार देखो, ऐसा मानो, देख सुन, मान के चलो कि तुम पैदा हुए कहीं गांव में, है ना, या जैसे मान के चलो हम पैदा हुए थे, तो हम, हाँ भैया, ठीक है, तो किसी एक हॉस्पिटल में, किसी एक शहर में तुम्हारा जन्म स्थान वो है। तो अब भले ही तुम पूरी दुनिया भ्रमण कर लो, तुम कहीं पर भी चले जाओ, है ना, या किसी दूसरे शहर में रहने चले जाओ, कहीं पर भी घूम लो, किसी भी कॉलेज में चले जाओ, लेकिन तुमसे जब भी पूछा जाएगा तुम्हारा जन्म स्थान कहाँ है, कहाँ के हो तुम, प्रारंभिक स्थिति तुम्हारी पूछी जाएगी, तो हमेशा बोलोगे ना, हाँ भैया हम इंदौर से हैं, हम इंदौर से है। तो इंदौर से है हम, तो इंदौर मेरा प्रारंभिक स्थिति है वो। अब मैं भले दिल्ली में खड़ा हूं, या भले ही फॉरेन चले जाऊंगा, है ना, मैं भले लंदन चले जाऊंगा थोड़े दिन बाद, चिंता मत करो, तुम्हें पढ़ा कर जाएंगे, तो मैं लंदन चले गया, मान के चलो, इंदौर ही रहेगी। तो चाहे जो हो जाए, प्रारंभिक स्थिति कभी नहीं बदलती, ध्यान रखना। यू एक नियत मान होता जब आपने देखा। चलो, तो अब यहां पर अगर सर ऐसा है तो क्या क्या हो सकता है, यहां पर हम फटाफट लिख सकते हैं बेटा कि ए नियत मान है, ए नियत था, फिर से वही डेरिवेशन करने जा रहा हूं जो अभी 2 मिनट पहले मैंने करे थे। इंटीग्रेशन ऑफ ए dt जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dv के बराबर होगा। अब इसमें लिमिट के साथ करूंगा, है ना। तो मैं क्या रख सकता हूं, टाइम 0 पर u वेग था और टाइम t पर वेग v हो गया है। ए नियत है, इंटीग्रेशन के बाहर चले जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा t, और यहां पर v का इंटीग्रेशन होगा तो आ जाएगा v, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखना पड़ेगी 0 से t, u से v। तो यहां पर जब हम इक्वेशन में वैल्यूज रखेंगे बेटा, तो a t बराबर v माइनस u, या मैं चाहूं तो इसे लिख सकता हूं v बराबर u प्लस ए टी, जिसे हम गति का पहला समीकरण कहते हैं। ठीक है, अच्छा सर, इसी प्रकार से अगर मैंने v का मान आ चुका है, मेरे पास v का मान आ चुका है ना, तो मैंने लिखा, मुझे पता है इंटीग्रेशन ऑफ v dt जो होता है किसी भी समय पर वेग जो होगा वो इंटीग्रेशन ऑफ dx के बराबर होगा। तो अगर v का मान रखूं मैं तो जगह इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी dt बराबर होगा इंटीग्रेशन ऑफ dx के। ठीक है, कहानी वही है कि समय 0 पर स्थिति 0 थी और समय x पर, स्थिति x हो गई समय किसी t पर।
अब इसका इंटीग्रेशन कर दो जरा, इसका इंटीग्रेशन कर दो जरा, तो क्या आ जाएगा? इसका इंटीग्रेशन कर देंगे सर जी तो ये हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन कर रहा हूं अगले पेज पे जाके, ut प्लस ए टी स्क्वायर बटा दो, u यहां पर कुछ नहीं था, dt अंडर मल्टीप्लाई होगा तो t आएगा, और ए टी का इंटीग्रेशन होगा टी स्क्वायर बटा 2, ये हो जाएगा x के बराबर। या हम इसे लिख सकते हैं x बराबर, हाँ इसमें लिमिट भी रखी क्या सर? हाँ लिमिट रखी बेटा, अपर लिमिट थी t, लोअर लिमिट थी 0, तो 0 रखने में तो 0 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x बराबर होगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, गति का दूसरा समीकरण। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से हम तीसरा समीकरण निकाल देते हैं। हमें पता है a बराबर होता है v dv बटा dx, v dv बटा dx। तो अगर मैं dx को उधर ले जाऊं बेटा तो ये हो जाएगा a dx बराबर v dv। इंटीग्रेशन करेंगे, स्थिति 0 पर प्रारंभिक वेग u, स्थिति x पर अंतिम वेग v हो गया। इंटीग्रेशन करो जरा इसका, a बाहर आ जाएगा, तो a बाहर आते ही क्या हो जाएगा सर? a बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा x 0 से x तक, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बटा 2, v स्क्वायर बटा 2, यहां लिखना है u, ऊपर लिखना है v, तो ये हो जाएगा a x माइनस 0 बराबर होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बटा 2। एक बार v रखा, एक बार u रखा, तो यहां पर से आसानी से मैंने लिखा, इसे 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दूं, 2ax u को उधर ले जाऊं प्लस u स्क्वायर बराबर होता है v स्क्वायर, या v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, गति का तीसरा समीकरण। क्लियर है कहानी? तो इस हिसाब से हम आगे बहुत बढ़िया तरीके से बातें कर सकते हैं और चीजें समझ सकते हैं। अच्छा, गति का एक चौथा समीकरण भी होता है। हाँ, चौथा समीकरण, बिल्कुल। देखो चौथा समीकरण क्या कहता है, अभी इनका उपयोग कैसे करना है, क्या क्या होता है, वो भी हम करेंगे, सवाल करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे अभी क्लास में ना, 15-20 मिनट में बहुत सारे सवाल हर बार की तरह। यहाँ पे चौथा समीकरण क्या होता है? चौथा समीकरण क्या होता है बेटा? यह किसी भी nth सेकंड में, है ना, अगले पेज पर लिख रहा हूं गति का चौथा समीकरण। चलो यहाँ पर जगह बची हमारे पास, यहीं लिख देते हैं। यहाँ पर Sn बराबर u प्लस हाफ a 2n माइनस 1, ये क्या है? किसी भी nth सेकंड में, इसे बोलते हैं गति का चौथा समीकरण। और ये किसी भी nth सेकंड में तय की गई दूरी बताता है। क्या बताता है? किसी भी nth सेकंड में तय की गई दूरी। ठीक है, ये क्या चक्कर है सर, हमने तो 3 ही पढ़े थे, ये कहां से आ गया? देखो बेटा क्या होता है, बहुत बार हमें सवालों में ऐसा बोलता है, आगे बढ़ रहा हूं मैं, है ना, हमें सवालों में ऐसा बोलता है कि मान के चलो ये व्यक्ति ने या एक वस्तु ने गति करना शुरू किया, इसको बोलेगा कि 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। बताइए, तो 5वें सेकंड में तय की गई दूरी अगर मुझे बताना है तो मैं कैसे बताऊंगा? 5वां सेकंड होता कहां से कहां तक है? याद आया कुछ? पहले बताया था मैंने। 5वां सेकंड होगा t बराबर 4 से t बराबर 5 तक, एक पहले से लेते हैं, तो t बराबर 4 पे मान के चलो वो यहां पर था, t बराबर 5 पे वो यहां पहुंचा। तो देखो यार, इस सेकंड में तो इतनी दूरी तय करी होगी, तो 1 सेकंड में भी दूरी तय करता है क्या? अरे हाँ ना यार मूर्ख बालक, हर एक सेकंड में यहां से यहां तक कुछ चला, ये जैसे 1 सेकंड में ना, देखना 1 सेकंड में, ये 1 सेकंड में मैं यहां गया, तो 1 सेकंड में जो मैंने दूरी तय करी है कितनी दूरी है? तो यही ऐसे ही 5वें सेकंड की दूरी निकालना है। तो निकालने का तरीका क्या होगा?
ये यहाँ पे कुछ प्रारंभिक वेग होगा, यहां से यहां तक की दूरी निकालो, फिर प्रारंभिक वेग मानो, क्योंकि यहाँ बीच का तो कुछ अता पता ही नहीं है, यहां पर हमें वेग भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, तो पहले ये दूरी निकालो, फिर ये दूरी निकालो, मतलब 0 से 4 सेकंड में दूरी निकालो, फिर t बराबर 0 से t बराबर 5 सेकंड में दूरी निकालो और दोनों को घटा दो। ये तो है आम जिंदगी, है ना, ये ऐसा करते हैं दुनिया वाले, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हम सीधे यूज करेंगे Sn, मतलब S5 इक्वल्स टू U प्लस हाफ A 2 इंटू 5 माइनस 1। त्वरण दिएगा, त्वरण दिया जाएगा, त्वरण दिया जाएगा, मान के चलो यहाँ पे त्वरण का मान था 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और प्रारंभिक वेग था 0, प्रारंभिक वेग था 0। तो आप आसानी से nth सेकंड में तय की दूरी या 5वें सेकंड की दूरी निकाल सकते हो। U तो 0 हो गया, हाफ इंटू त्वरण है 4 इंटू ये हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, तो ये हो गया 18 मीटर। क्लियर बेटा? तो ऐसे आसानी से हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं। आया समझ में? अब गति के समीकरण उपयोग करने के लिए हमें एक दो और इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस पता होनी चाहिए। जैसे देखो, पहला समीकरण कब, अभी ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि सर मैं पहला कब लगाऊंगा, दूसरा कब लगाऊंगा, तीसरा समीकरण कब लगाऊंगा। देखो, पहला समीकरण कब लगाएंगे, पहला समीकरण कब लगाएंगे सर, ये V U और T में संबंध है, V U A T में संबंध है, मतलब जब समय वेग में बात हो, जब समय वेग दिया हो या एक निकालना हो। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण जो था x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तो ये कब लगाएंगे, जब मैं यहां पर लिख लेते समीकरण का उपयोग, समीकरण का उपयोग कैसे करें, तो जब स्थिति और समय में चर्चा हो तब हम दूसरा समीकरण इस्तेमाल करेंगे, और जब v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ah, मतलब जब वेग और स्थिति की बात हो, मतलब समय ना हो, जब वेग और स्थिति की बात हो तब हम तीसरा समीकरण इस्तेमाल करते हैं बेटा। समय ना हो, समय ना हो, ना तो समय दिया हो ना तो समय पूछा हो, है ना, तभी हम गति का तीसरा समीकरण को निकालते हैं। 3 अशस्त्र है जिन पर सारी बातें निर्भर होगी। इसी में आगे देखो, अगर सवाल कहता है, एक दो और इंपॉर्टेंट स्टार रेटेड पॉइंट्स, एसपी स्टार पॉइंट्स चल रहे हैं भैया, कि अगर यहां पर प्रारंभिक वेग 0 है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, तो कैसे पता करेंगे प्रारंभिक वेग 0 है ना, प्रारंभिक वेग 0 है, तो बोलेगा कि वस्तु या कार या बाइक, वस्तु विराम से गति प्रारंभ कर रही है, प्रारंभ करती है, या ऐसा दिया जाएगा, या वस्तु को या गेंद को छोड़ा जाता है। ऐसा कुछ भी दिखे तो हमको मान लेना है कि प्रारंभिक वेग u है वो 0 है। क्या दिखे भैया कि वस्तु विराम से गति प्रारंभ कर रही है या बोली दे प्रारंभिक वेग 0 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो प्रारंभिक वेग u 0 ऐसा मानना है। और अगर बोला कि ब्रेक लग रहे हैं, क्या बोला भैया, ब्रेक लगे, हिंदी में लिख देते हैं, तो ब्रेक लगे, ब्रेक, या बोला कि विराम अवस्था में आ जाती है, विराम में आ जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ, v 0 करना है ना। और अभी हम सवाल करेंगे तो उससे और बातें समझ में आएगी, है ना। तो v को कब 0 करना, जब ब्रेक लग रहे या वस्तु विराम में आ जाती है।
चलो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट से टिप्स एंड ट्रिक्स वाली बातें हैं। शुरू करते हैं गति के समीकरण पे बहुत बहुत सारे सवाल। पहला सवाल आपके सामने है ना, इसमें तो ये सवाल भी है, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट भी है जो हम बहुत बार आगे चलकर यूज करेंगे, है ना। हम इसे बोलते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस, या हम इसे कहते हैं विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी। विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी। तो विराम में आने से पूर्व तय की गई दूरी कैसे निकाले, तो ये इसको कैसे कर सकते हैं। देखो, विराम में आने से पूर्व मतलब कुछ ना कुछ वेग से चल रहा है। क्या समय की बात बोली है, क्या समय पूछा है, तो क्या करेंगे, तीसरा अस्त्र निकालो। कैसे करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, है ना। हमें बोला है कि यहां पर विराम में आने से पूर्व मतलब फाइनल वेग 0 होगा। तो देख क्या क्या दिया होगा, हमें दिया होगा अंतिम वेग 0 होगा, प्रारंभिक वेग u होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट सी बात, त्वरण जो होगा वो मंदन होगा, मतलब -a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। अरे तभी तो रुकेगा, वरना कैसे रुक जाएगा। त्वरण क्या होगा, -a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, तभी रुकेगा। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सर v का 0 हो गया u स्क्वायर प्लस 2 इंटू -a इंटू s। तो इसे उधर ले जाओ, जाएगा -u स्क्वायर बराबर -2as। ये माइनस ने माइनस को काट दिया, u स्क्वायर बटा 2a आ गया। ये जो s है आप इसको याद भी रख सकते हो, इसे हम कहते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। क्या कहते हैं, स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है, u स्क्वायर बटा 2a, है ना, u स्क्वायर बटा 2a स्टॉपिंग डिस्टेंस होता है। ऐसे ही हमसे पूछ सकता है, ऐसे ही एक और इंपॉर्टेंट, ये कुछ रिजल्ट है यार, है ना, जो हमको आगे भी काम आएंगे। हमसे ऐसा पूछ सकता है कि एक समान त्वरण या नियत त्वरण से गतिशील वस्तु नियत त्वरण से गतिशील वस्तु के लिए औसत वेग क्या होगा। औसत वेग, वाह भाई वाह, औसत वेग कैसे निकालेंगे, मतलब ये चल रही थी, तो औसत वेग क्या हो जाएगा, कैसे, जैसे इसने यहां से गति करना शुरू करी, हमको बोला है प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, बस अब औसत वेग निकाल कर बता दो, है ना। प्रारंभिक वेग u दिया है, u और v के पदों में, u और v के पदों में हमें यहां पर औसत वेग ज्ञात करके देना है। तो कैसे होगा, कैसे करे ये सवाल, सोचो सर। औसत निकालना है, औसत होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। औसत क्या होता है, कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो कुल विस्थापन क्या है, यह सोचते हैं सर, कुल विस्थापन को सोचते हैं। v एवरेज होता है कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो अगर मान के चलो मेरे को यहां से यहां तक का विस्थापन लिखना है, समय t है, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं x बटा t, या x होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। अरे विस्थापन क्या होगा, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा। तो यहां से t कॉमन होके कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां पर बचेगा, क्या बचेगा, यहां पर बचेगा सर u, t कॉमन आ गया है, प्लस हाफ a t, बटे में t था और ऊपर भी एक t कॉमन आया, तो ये t ने t को तो मार दिया।
अच्छा सर, ये तो आ गया, लेकिन मुझे साथ ही साथ ए और टी भी नहीं पता किनके पदों में चाहिए, यू और वी के पदों में चाहिए। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं सर, ये हो जाएगा यू प्लस ए टी बटा 2, या मैं इसे लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, मुझे पता है गति के पहले समीकरण से v माइनस वी बराबर होता है यू प्लस ए टी, या v माइनस यू को मैं ए इंटू टी लिख सकता हूं। आया मजा, इसे उठाकर चिपका दे और आंसर आ जाएगा तेरा। तो यहां पर सर हम लिख सकते हैं इसे, ये हो जाएगा u प्लस ए टी की जगह लिख दिया मैंने v माइनस यू बटे में 2, एलसीएम लो 2, तो यहां पर हो जाएगा 2u प्लस v माइनस यू बटे में 2, तो 2u माइनस यू मतलब बचा u, तो u प्लस v बटे में 2 औसत त्वरण आता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सी बात, कि अगर एक वस्तु गतिशील है ना, अगर एक वस्तु नियत त्वरण से गतिशील है बच्चों, कैसे नियत त्वरण से गतिशील है, तो उसका जो औसत त्वरण आता है वो v प्लस यू बटा 2 आता है। क्या आता है? v प्लस यू बटा 2 आता है। चलो, तो इसी प्रकार से औसत त्वरण पर और मैं क्या बोल दिया, औसत त्वरण नहीं, औसत वेग आएगा, औसत वेग जो आता है वो v प्लस यू बटा 2 आता है। ठीक है, इसी प्रकार से त्वरण नियत त्वरण पर और सवाल हम करते हैं। अगला सवाल, यदि विरामावस्था से गतिशील, देख विरामावस्था बोला है मतलब u का मान 0 हो गया है, से गतिशील गति प्रारंभ करने वाली वस्तु छठे सेकंड में S1 आएगा। सर विरामावस्था से प्रारंभ कर रहा है तो u का मान तो 0 हो गया, S1 आएगा ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। पहला केस लिख रहा हूं, अभी मैंने दूसरे आगे नहीं पता मेरे को क्या करना है, लेकिन इतना तो पता है। तो 0 इंटू टी प्लस हाफ इंटू त्वरण होगा 10 इंटू 5 का वर्ग, तो आ गया 125 मीटर। ये हो गया S1, मतलब पहले 5 सेकंड में 125 मीटर दूरी तय कर ली। अब क्या करने का अपन को देखने का अगले 10 सेकंड तक यह समान वेग से चला तो कुल दूरी कितनी होगी। तो बेटा अगले 10 सेकंड तक, मतलब यहां से यहां तक 10 सेकंड तक ये दूरी S2 बोल देते हैं। तो यह अगर एक समान वेग से चला तो ये v वेग से चल रहा था, v वेग से गति कर रहा था, तो S2 क्या आ जाएगा? सर S2 एक समान वेग तो हमको पता है। अरे यार सर ये तो बहुत ही छोटी सी बात है। S2 हो जाएगा वेग इंटू समय, ये आ गया वेग का मान। हो वेग का मान तो पता ही नहीं, यहां पर वेग कितना है ये तो पता ही नहीं है। यहां से चलना शुरू करा, कुछ वेग आया, उसी वेग से आगे चलता रहा, तो वेग निकाल सकते हैं क्या हम? हाँ सर वेग तो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वेग? सर यहां पर पहली स्थिति में ही देखूं मैं, तो यहां का अंतिम वेग पता कर लूं, तो वही वेग से आगे चल रहा है वो, तो v बराबर u प्लस ए टी। क्यों? क्योंकि वेग दिया, वेग निकालना है, समय पता है और दूरी तो हमने निकाली, दूरी का इस्तेमाल क्यों करें भी हम? चाहो तो कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, दूसरा समीकरण लगा लो और मुश्किल कर लो, लेकिन त्वरण भी हमें पता है। ये u प्लस 10 इंटू 5 सेकंड है, मिल गया 50 मीटर प्रति सेकंड से चल रहा है। कितना चल रहा है? 50 से। तो एक बार उठा के रखो, तो यहां पर हो जाएगा सर 50 इंटू समय, मतलब 10 सेकंड तक चला है। अरे 10 सेकंड बोलेगा? हाँ 10 सेकंड बोलेगा, 10 सेकंड तक चलेगा। तो ये हो गया 10, मतलब हो गया 500 मीटर। मतलब जो S2 है वो हो गया 500 मीटर, S1 है 125, तो S1 प्लस S2 कुल दूरी होगी। तो हो जाएगा 125 प्लस 500, मतलब ये हो जाएगा 625 मीटर। क्या हो जाएगा? 625 मीटर, 5 नहीं 2 आएगा। अरे जोड़ कर देख लो रे बाबा, यही जाएगा। तो यहां पर हमने कुल दूरी निकाल ली 625, मतलब चौथा हमारा सही आंसर होगा। क्लियर है बेटा? आसान तरीके से हमने एक और बहुत ही बेहतरीन सवाल को हल कर दिया। आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सवाल करते हैं। हमें बोला है कि यदि 72 किलोमीटर प्रति घंटे से गति करती हुई एक रेलगाड़ी 200 मीटर दूर में विरामावस्था में लाई जाती है तो इसका मंदन क्या होगा? देखो देखो देखो, क्या देखेंगे सर इसमें? स्टॉपिंग डिस्टेंस विरामावस्था में आ रही है, हमने इसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकाला। पहले ये देखो कि 72 मतलब कितना होता है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब कितना हो गया? 72 इंटू 5/18,
72 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा सर 18 इंटू 4 हो गया 72, मतलब 20 मीटर प्रति सेकंड से चल रही थी। अरे क्यों? क्योंकि सब मीटर पर सेकंड में है, मीटर में है, उसको किलोमीटर में करके कैसे कर लोगे, है ना। 1 मिनट रुको, हमारे साथ एक छोटी सी गड़बड़ हुई थी पीछे। क्या करा मैंने पीछे से आकर, एकदम से मेरे दिमाग में आया, यूनिट का खेल तो पीछे भी खेला था हमने, यहाँ पर ये सेंटीमीटर में था। अरे पीछे भी 1 मिनट पर सवाल करा था ना, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में आंसर आएगा, क्योंकि यूनिट का खेला हमने अभी भी खेला था। यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो अब क्या है सर, स्टॉपिंग डिस्टेंस है ना, मतलब एस का मान पढ़ाया आपने u²/2a, तो यही मंदन होता है भैया। तो यहाँ पर एस कितना है, कितनी दूरी तय कर रहा है भैया, 200 मीटर करत है, और यहाँ पे u का मान कहाँ है, यह होगा भैया 20 का वर्ग हो जाएगा 2 इंटू ए, तो ए का मान निकाल लो, आंसर आ जाएगा, आगे बढ़ जाओ, खुश हो जाओ। यही करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा सर, ये आ जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा u 20 का वर्ग 200 बराबर 20 गुणा 20 बटा 2 इंटू ए। तो देखो मैं क्या करना चाह रहा हूं, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, ये 0 से 0 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, सब कट गया। तो यहां से ए का मान क्या आ गया, ए का मान आ गया 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये मेरा सही जवाब हो गया। क्लियर है कहानी, है ना। 200 मीटर था तो उसके हिसाब से हमने सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की और। बोला है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील कार को ब्रेक लगाकर न्यूनतम 2 मीटर में रोका जा सकता है। वही कार अगर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो न्यूनतम कितनी दूरी में रोकी जाएगी। उसी प्रकार का सवाल फिर से ये दूरी वाला है ना, स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले काफी बार सवाल आते हैं। तो एस लिखते हैं हम u²/2a। तो देखो पहली स्थिति में हमें दूरी दी गई है ना, तो यहां पर चाल दोनों की दी है और बोला है वही कार, क्या बोला है कि वहां पर यदि वही कार मतलब दोनों स्थितियों में मंदन समान होगा या ए का मान समान है, गाड़ी वही है तो ब्रेक तो वही लगेंगे। तो यहां पर अगर मैं चाहूं तो लिख सकता हूं, देखो कैसे करूंगा, S1 बराबर u1 का स्क्वायर बटा 2a पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है S2 बराबर u2 का स्क्वायर बटा 2a। मैंने दोनों को भाग दे दिया तो ये हो जाएगा S1 बटा S2 बराबर u1 बटा u2 का वर्ग। ठीक है, क्यों चालाकी कर रहा हूं मैं इतनी, क्योंकि उसने मुझे एक ऐसे, जब भी नीट में 90% सवाल ऐसे ही होंगे, अनुपात वाले, परसेंटेज वाले, ऐसे छोटे छोटे, बस दिमाग लगाना होता है। यहाँ पे एक दिया दूसरा पूछा हुआ है, तो जब भी ऐसी स्थिति आए तो एक दिया दूसरा दिया हुआ है, मतलब कि मैं अनुपात से काम चला सकता हूं। तो मुझे पहली स्थिति दी हुई है, S1 दिया हुआ है मुझे 2 मीटर चला, और यहाँ पर U1 जब उसका प्रारंभिक वेग था 40 किलोमीटर प्रति घंटा था, और S2 मुझे दिया हुआ है, नहीं S2 मुझे निकालना है, 1 मिनट हट रहा हूं बेटा, और U2 मुझे दिया हुआ है 80 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो चालाकी ही करूंगा मैं। यहां पर S1 दिया है 2, S2 मुझे निकालने का है, U1 कितना दिए लाए, U1 बताओ भाई कितना दिया हुआ है, U1 कितना दिया हुआ है, U1 दिया हुआ है मुझे 40, U2 कितना है 80, ये हो गया 2। तो यहां पर हो गया 2 बटा S2 बराबर 1 बटा 2 का वर्ग, मतलब 1 बटा 4 हो गया। तो यहां से S2 का मान कितना आ गया, ये हो गया 8 मीटर। अब आधे लोगों को तो संपट भी नहीं पड़ा होगा मैंने क्या बीच में चालाकी कर दी, करी है मैंने खतरनाक वाली चालाकी। सोचो मैंने यहां पर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदला ही नहीं, और मैंने सॉल्व कर दिया। क्यों? क्योंकि बेटा अनुपात था, है ना। यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट भी कर लेता तो देख क्या करता, 5/18 यहाँ भी मल्टीप्लाई करता, 5/18 यहाँ भी मल्टीप्लाई करता, दोनों को डिवाइड किया तो 5/18 कैंसिल आउट हो जाता। तो जब भी अनुपात वाले सवाल करे, है ना, यहाँ पे अनुपात वाले सवाल करे जिनमें भी अनुपात लेना पड़े तो यूनिट का कोई चक्कर नहीं होता, अनुपात ही यूनिट वैसे कैंसिल आउट हो जाएगी, बस समान होनी चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटा, अब यहाँ किलोमीटर होता है मीटर प्रति सेकंड होता है तो उलझ जाते हैं हम, लेकिन दोनों की अगर यूनिट समान होगी, दोनों को डिवाइड किया तो किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे कट गया। आया मजा। चलो भैया एक और सवाल करते हैं, है ना। AIPMT 2007 का सवाल हमें बोला है कि एक कण विराम अवस्था से
आरंभ करता है गति और बोला है कि 4/3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गतिमान है। विरामावस्था से तीसरे सेकंड में यह कितनी दूरी चलेगा? ओहो पुअर गाइस, है ना। क्या बोला हुआ है? u का मान क्या है भैया? 0 है। त्वरण का मान कितना है? 4/3 है। हमसे तीसरे सेकंड की बात की, मतलब s3 u प्लस हाफ a 2n - 1। तो s3 क्या होगा? s3 तो सर निकालना है, u तो 0 हो गया। हाफ इंटू त्वरण कितना है? 4/3 इंटू कौन सा सेकंड? छठा सेकंड नहीं, तीसरा सेकंड। तो यह 2 इंटू 3 -1। तो सर ये हो गया हाफ इंटू 4/3 गुणा 3 गुणा 2 6 में से गया 5, इसको काट तो ये हो गया 2, मतलब हो गया 10/3 मीटर। एक और आसान सा सवाल बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमने कर दिया। क्लियर है कहानी? चलो बेटा, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। एक लास्ट सवाल करवा रहा हूं, फिर 2-3 सवाल दूंगा आपको क्विज के रूप में ना। एक और इंपॉर्टेंट सी कंडीशन, जैसे हमने पीछे कंडीशन करी वैसे एक और कंडीशन डिराइव करवाना चाह रहा हूं मैं आपको ना। 2 से 4 मिनट का समय लगेगा डिराइवेशन करते हैं, फिर हम क्विज के रूप में सवाल करेंगे। मान के चलो आपको क्या बोल सकता है कि वही वाली कंडीशन बोलेगा, एक समान त्वरण, नियत त्वरण से गतिशील वस्तु u प्रारंभिक वेग और v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, v अंतिम वेग, आपको बताना है, आपको यह बताना है कुल दूरी के मध्य बिंदु पर वेग। ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप चाहो तो इसको याद भी रख सकते हो सीधे। मैं अभी 2 मिनट में डिराइव करवा देता हूं आपको। कुल दूरी के मध्य बिंदु पर वेग, इसका मान जो आता है इसे v मिड भी कह सकते है ना, √v² + u²/2 होता है। क्या भावनाएं हैं मेरी, ध्यान से सुनो। मान के चलो कि यहां पर ये अपनी गाड़ी लेकर चला, मैंने देखा जब u वेग था, जब तक मैंने देखा तब तक वेग v था। अब मध्य बिंदु से कभी ना कभी निकल रहा होगा, मतलब s/2 पर वेग ज्ञात करना है। पूरी दूरी अगर s है तो s/2 पर मुझे वेग ज्ञात करना है, कितना होगा, ऐसे v मिड बोला मैंने। क्लियर है? तो ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं इसको करना, आसानी से हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो बेटा, एक बार मैंने बोला कि अगर देख मुझे वेग ज्ञात करना है, क्या मुझे समय दिया है, क्या मुझे समय पूछा है? नहीं। मैं गति का तीसरा समीकरण 2 बार लगा दूंगा, हल आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है बेटा, हमें देखो कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि सर यहां पर प्रारंभिक वेग u है, अंतिम वेग v है, तो मैं लिख सकता हूं v² = u² + 2as। ये मैंने यहां से यहां तक के लिए लिख दिया, चमका। तो यहां से मैं लिख सकता हूं सर v² - u²/2, ये a × s हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बना लिया मैंने। अब अगर मैं मध्य बिंदु तक की बात करूं, ये क्या था, ऊपर वाला क्या था, कुल दूरी के लिए था। वो कुल दूरी के लिए लगाया था तीसरा समीकरण, ये कुल दूरी के लिए लगाया हमने, और ये मध्य बिंदु तक लगा रहा हूं मैं। तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे देखो, इसके लिए लिख रहा हूं। तो देखो सर फाइनल अब यहाँ पर v मिड हो गया है, तो v मिड का वर्ग बराबर हो जाएगा u² + 2as/2। क्यों? क्योंकि अब मैंने इतनी की ही बात करी, तो अंतिम मेरे लिए v मिड हो गया, यहां तक की बात करी मैंने। तो क्या हो जाएगा, यहां से v मिड का वर्ग जो होगा वो बराबर होगा u² + s कट गया, और as का मान इसलिए मैंने निकाल लिया था। तो ये हो गया v² - u²/2, है ना। मैं थोड़ा सा चालाक हूं, मुझे पता रहता है ना कि क्या करना है आगे। 2 बार तुम भी करोगे, तुम्हें भी शायद याद हो जाएगा। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें बेटा, तो एलसीएम आ जाएगा फिर से 2, ये हो जाएगा 2u² + v² - u²। तो 2u² - u² बनकर बन जाएगा u², एक v तो है ही, बट्टे में 2, ये v मिड का स्क्वायर आ जाएगा।
ये सीधे सीधे वी मिड का स्क्वायर मतलब इस तरफ वर्गमूल ले दूं मैं ना, सीधे सीधे बहुत बार हमसे पूछा गया है कि बताओ भैया एक गेंद है, उसको विराम अवस्था से गति प्रारंभ करवाई, मध्य बिंदु पर वेग बताओ। तो मध्य बिंदु पर वेग v है ना, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा 2 से निकाल सकते है ना। तो मध्य बिंदु पर वेग या माध्य बिंदु भी बोल सकते हैं इसे। तो इस पर वेग जो होगा वो वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर बटा 2 होगा। चलो भैया, क्विज के रूप में 2 से 3 सवाल, जल्दी से उनका जवाब दो, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। पहला सवाल आपके सामने आसान सा 10 सेकंड का सवाल। यदि एक वस्तु विरामावस्था से गति प्रारंभ करती है तो नियत त्वरण के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। देखो भैया क्या करेंगे, विस्थापन के वर्गमूल पर व्यक्त क्रमानुपाती, विस्थापन के व्यक्त क्रमानुपाती, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। तो क्या होगा सर, वर्गमूल, हाँ, समय जो है वो क्या होगा, तो x जो है वो समानुपाती है टी स्क्वायर के, x जो है वो समानुपाती है टी स्क्वायर के। तो यहां पर निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, तो समय जो होगा वो वर्गमूल हो जाएगा x के। तो क्या लिख सकते हैं, विस्थापन के वर्गमूल के व्यक्त क्रमानुपाती। हाँ बिल्कुल सही बात, व्यक्त क्रमानुपाती होगा क्या, नहीं सर ये तो समानुपाती है। तो विस्थापन के नहीं, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब समानुपाती होगा। क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एक्स। अच्छा आगे समझते हैं अगला एक और सवाल, जल्दी से इसका जवाब दो, आसान सा सवाल। यदि एक कार है ना, हो गया, चलो भैया आसान सा 10 सेकंड का सवाल। यदि एक कार 20 सेकंड में 144 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल तक एक समान रूप से त्वरित होती तो इसके द्वारा तय की गई दूरी, ओहो आसान तो है, दूरी बतानी है तुम्हें, कैसे करेंगे सर, यहां पर लिख सकते हैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें प्रारंभिक वेग तो 0 दिया हुआ है, तो प्रारंभिक वेग 0 दिया हुआ है, तो s क्या है, s निकालने का है सर, u तो 0 हो गया है, तो हाफ इंटू त्वरण, त्वरण कितना है सर, त्वरण तो दिया ही नहीं है। अच्छा तो t दिया है क्या, हाँ t दिया है, त्वरण कहां से लेकर आए, ओहो त्वरण कैसे करे, तो सर यहाँ पर हम गति का तीसरा समीकरण लगा ले क्या, नहीं उसमें भी त्वरण लगेगा, तो सबसे पहले तो त्वरण निकालो। त्वरण कैसे निकाल सकते हैं, a बराबर v माइनस यू बटा टी से, या v बराबर यू प्लस ए टी से, है ना। तो यहाँ पर अंतिम वेग मुझे पता है कितना करना है, 144, लो इसमें भी गड़बड़ है, 144 इंटू 5/18 करो ताकि यह मीटर प्रति सेकंड में आ जाए v का मान, वरना कैसे कर पाओगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा सर, यहाँ हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पर 8 है ना, यहाँ पर हो जाएगा ये 8 हो जाएगा, अरे 18 इंटू 8 कर बालक, 18 इंटू 8 कर, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 8 मतलब क्या 40 मीटर पर सेकेंड, मतलब अंतिम वेग जो है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर मैं यहाँ पर रखूंगा तो 40 बटा टी, टी का मान कितना है, टी का मान है 20 सेकेंड, तो यहाँ पे त्वरण जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो एक बार मान उठा के रखो, अब आएगा सर s बराबर हाफ इंटू त्वरण अब निकाल कर लिया है 2 और समय है 20, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 का वर्ग, 2 ने 2 को मार दिया, ये हो गया 400 मीटर। क्लियर है बेटा, चलो आखिरी सवाल को इसका जल्दी से इसका जवाब दे दो, एकदम वैसा ही जैसा हमने करा अभी, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा सवाल था जैसा अभी मैंने करवाया, बस डाटा चेंज है, अब सबसे बनना चाहिए।
चलो भैया टाइम अप टाइम अप टाइम अप। एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है बेटा, वही सब कुछ करना है ना, इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन लिए क्विज में, ताकि अगर एक ना बने तो दूसरा 100% सभी से बन जाए। यहां पर क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा जो है इसको मीटर प्रति सेकंड में लिया हो, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। तो यहां पर ये हमारा v हो जाएगा, क्यों विराम स्थल से गति प्रारंभ कर रहा है तो u तो 0 ही है, तो 5/18 से गुणा करा बेटा तो ये हो गया 4 मतलब हो गया 20 मीटर प्रति सेकंड। अब दूरी निकालना है, दूरी निकालना है तो फिर से त्वरण ज्ञात करना होगा, क्योंकि दूरी लिखेंगे u + ½ at स्क्वायर। एग्जैक्ट वैसा का वैसा सवाल, बस डाटा चेंज। तो यहाँ पे u क्या है, 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, तो ½ इंटू त्वरण क्या है, त्वरण सर त्वरण नहीं पता तो निकाल लो ही आप। समय कितना है सर 10, तो 10 का वर्ग। अब त्वरण निकाल कर लिया पहले, त्वरण कैसे निकालेंगे, फिर से वही करेंगे गुरुजी, v = u + at, या त्वरण लिख सकता हूं मैं v - u/t। अंतिम वेग 20, प्रारंभिक वेग था 0, समय लगा 10 सेकेंड, तो आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। उठा के रख दो, तो यहां पर हो जाएगा सर ½ इंटू, सर हमेशा 2 ही आता है क्या, अरे हमेशा 2 नहीं आता, वो तो सवाल के अनुसार होता है। सर आपने पीछे भी करा था 2 आया था, हाँ भाई बहुत इंटेलिजेंट हो गए तुम। ये हो जाएगा 100 मीटर, ठीक है। तो इस हिसाब से हम आसान से कुछ बढ़िया से छोटे मोटे सवाल कर सकते हैं। आज की क्लास में हमने गति के समीकरण पे बहुत बढ़िया तरीके से चर्चा करी, बहुत सारे उदाहरण करे। सबसे इंपॉर्टेंट सी बात हमने देखी कि x समानुपाती हो t स्क्वायर के, v समानुपाती हो t के, और a नियत होता है, तो यह नियत त्वरण की कंडीशन होती है, या v समानुपाती होगा √x के। क्लियर है। और गति के समीकरण v = u + at, s = ut + ½ at स्क्वायर, v स्क्वायर = u स्क्वायर + 2as, ठीक है। और sn = u + ½ a 2n-1। तो यह सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। कल की क्लास में क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में सर, अगली क्लास में हम गुरुत्व के अधीन गति की बात करेंगे। तो सर गुरुत्व के अधीन गति क्या है, वास्तविकता में बेटा गुरुत्व के अधीन गति जो है वह भी नियत त्वरण की ही कहानी है, उसमें भी यही गति के समीकरण उपयोग होंगे। इसलिए हमने बहुत सारा आज कर लिया एग्जाम्पल, इसके ही और बहुत सारे एग्जाम्पल जो बचे हुए वो अगली क्लास में गुरुत्व के अधीन गति में सब कुछ कवर आउट हो जाएंगे, है ना। एग्जैक्ट ऐसी की ऐसी बातें होंगी और बहुत सारे बढ़िया एग्जांपल्स कवर हो जाएंगे, ठीक है बेटा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे। हर बार की तरह होमवर्क आपको ऐप में ही मिल जाएगा, और अगली क्लास में गुरुत्व के अधीन गति पर चर्चा। तो जितना पढ़ा है रिवाइज कर लेना, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। थैंक यू।